सहारा की तरफ से जो भी वकील जो है इस केस को देख रहे थे या इस केस को प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ समझ में आ गया कि सहारा को जो है 3 महीने के अंदर में, पहले 1 हफ्ता के अंदर में 1000 करोड़ रुपया जमा करना है और उसके बाद जो है 10,000 करोड़ रुपया टोटल जमा करना है। उसके बाद इस पर कोई भी काम होगा। और इसी से अंदाज़ा लग रहा है कि सहारा जो हर हमेशा ये बोलता था कि सहारा की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे एम्बार्गो लगा हुआ है, लेकिन सहारा की किसी भी प्रॉपर्टी पे एम्बार्गो नहीं लगा हुआ है। आज की सुनवाई में यही चीज़ समझ में आया है और इससे ये पता चल रहा है कि जितने भी सहारा के पीड़ित जमाकर्ता जो हैं उनको सिर्फ गुमराह किया गया 2012 से लेके अब तक। और इससे अब अंदाज़ा आप लगाइए कि अगर सहारा की सारी प्रॉपर्टी पे एम्बार्गो लगा हुआ है तो ये 10,000 करोड़ रुपया कहाँ से लाएगा, और 1 हफ्ता में या 10 दिन के अंदर में 1,000 करोड़ रुपया ये कहाँ से जमा करेगा। अगर ये कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचता है तो इसके पास पैसा आज भी फिर रखा हुआ है, और अगर पैसा रखा हुआ है तो उस पैसे से सहारा के पीड़ित जमाकर्ता को पेमेंट क्यों नहीं किया या भुगतान क्यों नहीं किया। वकील को देने के लिए फ़ीस सहारा के पास है, लेकिन सहारा पीड़ित जमाकर्ता को पैसा देने के लिए नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर सहारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2012 में मान लिया होता और अगर वो उस टाइम सभी का भुगतान कर दिया होता तो आज सहारा की ये स्थिति नहीं होती। आज सहारा इतनी बुरी तरीके से नहीं फंसता और आज सहारा अपने ही जाल में फंस चुका है, जो कि इसको हर तरीके से जो है सहारा की ही फेलियर बताया जा रहा है। और ये इसके फेलियर के अलावा खुद इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो सही डिसीजन सही टाइम पे नहीं ले पाया, और आज सहारा के ऊपर में एकदम पूरे तरीके से शिकंजा गवर्नमेंट की तरफ से भी है, सहारा से भी केस का भी चल रहा है। जो जगह जगह से जहाँ इसके ऊपर में FIR हुआ वो सभी केस जो है सुनाई के लिए आया हुआ है यहाँ। और इसी से अंदाज़ा लग रहा है कि सहारा जो है अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, इन्हें पेमेंट करना चाहिए। और आज भी सहारा अगर चाहे तो वो पेमेंट कर सकता है, लेकिन नहीं, ये आज फिर इनको जो है चोर बुद्धि ये ज़रूर यूज किया होगा। ये अपनी इस केस को जो है आगे ले जाने की कोशिश करेगा और ले जाएगा। लेकिन आज एक चीज़ तो समझ में आया कि सहारा के जो कार्यकर्ता थे उन्हें हकीकत में 8 साल से 9 साल से 10 साल से बेवकूफ़ बनाया समझ में आया, खासकर मुझे, क्योंकि मैं एक कार्यकर्ता भी हूं और एक पीड़ित जमा करता भी हूं। क्योंकि जैसे ही लखनऊ के अंदर में सहारा हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल पे इन्होंने लोन ले रखा था और वो लोन की रिकवरी के लिए जो है फिर ये मैक्स हॉस्पिटल में कन्वर्ट हुआ। तो इससे समझाइए कि अगर एम्बार्गो लगा हुआ था तो फिर जो लखनऊ के अंदर में सहारा हॉस्पिटल था वो कैसे मैक्स के अंदर टेकिंग में आया। तो सहारा जो है हर हमेशा कुछ न कुछ गलत ही किया है और आज वो अपनी गलती में ही फंसता हुआ नज़र आ रहा है। वो अपनी गलती के जो चक्रव्यूह यूज किया था कि हम कस्टमर को पेमेंट ना दें, कस्टमर को पेमेंट तो सहारा को करना पड़ेगा, ब्याज के साथ करना पड़ेगा। क्योंकि आज जो 3 दिन से जो सुनवाई हो रही है उस सुनवाई से यही चीज़ समझ में आया कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी आला अधिकारी इस केस को देख रहे हैं वो सब समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं तो सहारा ने हम सब को गुमराह किया है, अपने बातों में उलझा के रखा है, कस्टमर को भी उलझा के रखा है और 2012 से इस केस को जो है उलझा के रखा हुआ है। तो आज मैं धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का मैं करना चाहूँगा तहे दिल से कि उन्होंने जो पीड़ित जमा करता है जिनको 2012, क्योंकि 2012 में रियल एस्टेट, हाउसिंग बोर्ड, मल्टीपल बॉन्ड, अवार्ड बॉन्ड को ट्रांसफ़र किया रातों रात क्यू शॉप में। क्यू शॉप को फिर ट्रांसफ़र किया सहारा ने 2016 में और 2018 में, जिसको सोसाइटी में कन्वर्ट किया। और सोसाइटी में जो कन्वर्ट किया, सोसाइटी में भी लेके आया स्टार 2, सुपर बीबी, सुपर टीटी, इस तरीके की स्कीम जो है सहारियन के अंदर में लेके आया, सहारा यूनिवर्सल के अंदर में लेके आया और उसके अंदर में कन्वर्ट किया। और आज जो 3 दिन से जो इस पर बहस चला है वो रियल एस्टेट, मतलब रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड की जो चल रहा था उसके ऊपर में आज चर्चा चला। लेकिन सहारा के एक भी व्यक्ति जो है ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमने रियल एस्टेट वाले पैसे को क्यू शॉप में कन्वर्ट किया और क्यू शॉप पैसे को फिर हम सोसाइटी में लेके आए हैं और ये सारे सोसाइटी का पैसा है। और सहारा जो है सोसाइटी का पैसा, जैसे कई बार सुनने के लिए मिला कि 62,000 करोड़ रुपया जो है वो एम्बे वैली में लगा हुआ है।
तो सहारा सब चीज़ को एकदम मकड़ी के जाल के जैसे चक्रव्यूह में ये फंसा दिया, और जिसके वजह से आज सहारा फंसती हुई नज़र आ रही है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि सहारा को जो है 3 महीने के अंदर अंदर में 10,000 करोड़ रुपया जमा करना है, जिसमें से 1,000 करोड़ रुपया जो है 10 दिन के अंदर अंदर उसको जमा करना है। तो 10 दिन के अंदर में ये कहाँ से पैसा लाता है, ये देखने वाली बात है सभी पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता को, कि जो सहारा ये कह रही कि हमारे पास पैसा नहीं है, जो हर हमेशा कन्वे कर रही है कि जो पोर्टल बना हुआ है उस पोर्टल पे आप जाके डिमांड कीजिए, सहकारिता मंत्रालय से मिलेगा। तो अब इसके पास कहाँ से पैसा आएगा कोर्ट में जमा करने के लिए? जो आज का जो गाइडलाइन आया या आज का जो भी मैसेज आया कि उन्हें 10,000 करोड़ रुपया जमा करना ही पड़ेगा, जो ये पैसा आया तो कहाँ से आया? और अगर ये पैसा इसके पास था तो इससे सहारा के पीड़ित जमाकर्ता का ये पेमेंट कर सकता था और इससे सहारा को कहीं ना कहीं राहत मिलती। लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं एक पीड़ित जमाकर्ता हूँ। मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि सहारा की जितनी भी प्रॉपर्टी है या जितनी भी इनके एसिड है उसको ये सीज करें और पीड़ित जमाकर्ता को जो है ब्याज के साथ इनका पेमेंट रिलीज़ करें, क्योंकि हम लोग आज एक एक रुपए के लिए तरस गए हैं, एक एक रुपए के लिए मुहताज हो गए हैं। हम अपना पैसा जो हमारे सर पे जो कर्ज़ है वो कर्ज़ हम नहीं उतार पा रहे हैं, हम अपने भाई बहन की शादी नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि 18 साल नौकरी करने के बाद सारा पैसा इस सहारा के अंदर में लगा हुआ है। और सहारा जो है अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हम लोगों से झूठ बोल के काम करवाया गया कि सभी चीज़ पे एम्बार्गो लगा हुआ है, जबकि ऐसा कहीं एम्बार्गो नहीं लगा हुआ है। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट के आला अधिकारी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सहारा की जितनी भी संपत्ति है, एसिड है, उन सबको सील किया जाए। और सबसे बड़ा चीज़ ये कि सहारा श्री के जो बच्चे इंडिया से जो बाहर शिफ्ट हो रखे हैं उन्हें भी लाया जाए, क्योंकि वो अगर इंडिया से बाहर शिफ्ट हैं तो सहारा के पीड़ित जमाकर्ता जो एक एक रुपये फुटपाथ से, गलियों से, रोड से हम लोग कलेक्शन करके जमा करते थे, वो सब उसी पैसे से राज कर रहे हैं। आज सहारा श्री के बच्चे या अदर जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो बच्चे हैं वो राज कर रहे हैं, उन सबको भी वहाँ से इंडिया में लाया जाए। ये हम्बल मैं सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि उन सबको यहाँ इंडिया में लाया जाए कि तुमने गरीबों का पैसा लेके बाहर सेटल हुए तो क्यों हुए, और अगर हुआ तो पैसा कहाँ से तुम ले गए, कि आप जो है ये सारे पैसे यहाँ से लेके गए तो क्यों लेके गए और कस्टमर का पैसा क्यों नहीं दिया। और सहारा के वजह से ही आज 10 साल से, 8 साल से, 6 साल से जो पीड़ित जमा करता है वो परेशान हो रखा है, एक एक रुपये के लिए दर दर के भटक रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। आज मैं सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ था। मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आगे कोई भी जैसा भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं वो इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर साझा करूँगा। तो आप लोग आज भी समझ जाइए कि सहारा के किसी भी ब्रांच मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, खासकर फ्रेंचाइजी मैनेजर को लॉकडाउन के बाद पता था कि सहारा की स्कीम या सहारा के ऊपर में रोक लगने वाला है, इसीलिए सभी फ्रेंचाइजी मैनेजर जो है सभी सीनियर कार्यकर्ता को झूठ बोलकर अपना पैसा, अपना रिश्तेदारों का पैसा प्लस दूसरे ब्रांचों का पैसा जो है 20-20, 30-30, 40-40% पे लेके दूसरे ब्रांच का पैसा दूसरे फ्रेंचाइजी मैनेजरों ने निकाल के दिया। लेकिन वहाँ के सीनियर का दर्द उन सभी फ्रेंचाइजी मैनेजरों ने नहीं देखा। मैं तो सरकार से ये भी कहूँगा कि जितने भी सहारा के फ्रेंचाइजी मैनेजर हैं या सेक्टर मैनेजर हैं उन सभी की प्रॉपर्टी का भी ब्यौरा मांगे कि फ्रेंचाइजी मैनेजर जो है ये सब इतनी सारी प्रॉपर्टी बनाया तो कैसे बनाया, क्योंकि अपना पैसा निकाल लिया और सहारा के पीड़ित जमाकर्ता जो थे उनका पैसा वो नहीं दे पाया, क्योंकि उन सारे फ्रेंचाइजी मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, रीजनल मैनेजर, इन सब को पता था कि सहारा के ऊपर में गाज गिरने वाली है गवर्नमेंट के तरफ से, और उसके ऊपर में सही गाज गिरा है। लेकिन फ्रेंचाइजी मैनेजर ने हम लोगों को गुमराह किया लॉकडाउन में भी, और हम लोगों से झूठ बोल के काम करवाया गया, और आज हम अपने ही पैसे के लिए परेशान हो रहे हैं। मैं अपनी बात को यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन